हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में आपका स्वागत है। ये समष्टि अर्थशास्त्र के ऊपर वीडियो बन रही है, ठीक है, जिसमें हम आय के चक्रीय प्रवाह के बारे में सारी बातें करेंगे। यानी अगर हम बात करें तो मैंने यहाँ पे बीए बीकॉम लिखा हुआ है, तो बीए बीकॉम वाले बच्चे तो देख ही सकते हैं, जो ग्रेजुएशन में हैं वो तो देख ही सकते हैं। साथ ही साथ 12वीं क्लास के जो बच्चे हैं वो उसका पार्ट जो है फर्स्ट और पार्ट नंबर सेकंड और पार्ट नंबर थर्ड, ये तीन पार्ट देख सकते हो। पार्ट नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीन पार्ट जो होंगे ये देख सकते हो। क्योंकि देखो जो टू सेक्टर यानी दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था है, वहां तक पार्ट नंबर थर्ड तक खींचूंगा मैं उसको, ठीक है। तो वहां तक आपके कोर्स का पार्ट होता है, तो आप देख सकते हो। पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 5 12वीं क्लास के लिए नहीं होगा, क्योंकि वो तीन क्षेत्र और चार क्षेत्र के बारे में होगा, और तीन क्षेत्र और चार क्षेत्र जो है वो 12वीं क्लास में नहीं आता है अब, ठीक है ना। वो बीए बीकॉम वालों बच्चों के लिए ही सही है, ठीक है ना। तो अभी हम करेंगे क्या, अभी हम इस वाले पार्ट में हम बेसिक बातें करेंगे, सेकंड पार्ट में हम बेसिक बातें करेंगे, जो बेसिक चीजें जो हमें चक्रीय प्रवाह के बारे में पता होना चाहिए। तो पहले दो पार्ट बेसिक होंगे, तीसरे पार्ट में हम दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के बारे में पूरी बात करेंगे, चौथे पार्ट में हम तीन क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के बारे में बात करेंगे, और पांचवें पार्ट में हम चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के बारे में बात करेंगे। सारे पार्ट छोटे छोटे होंगे, आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं ये वाला पार्ट नंबर फर्स्ट, आय का चक्रीय प्रवाह होता क्या। पहले सबसे डेफिनेशन की बात करते हैं। तो हमने कहा आय के चक्रीय प्रवाह से अभिप्राय उत्पादन, आय और व्यय से संबंधित न समाप्त होने वाले प्रवाह से है। यानी आय के चक्रीय प्रवाह से अभिप्राय उत्पादन यानी प्रोडक्शन, आय यानी इनकम की बात कर रहा है, तथा व्यय यानी एक्सपेंडिचर से संबंधित ना समाप्त होने वाले चक्रीय प्रवाह से। यानी एक ऐसा फ्लो, एक ऐसा प्रवाह जो कभी समाप्त नहीं होगा, जो कभी भी समाप्त नहीं होगा। और ये किससे संबंधित होगा, उत्पादन से, प्रोडक्शन से, इनकम जनरेशन से, और तीसरा एक्सपेंडिचर से। बात समझ में आ गया। तो आय के चक्रीय प्रवाह से अभिप्राय उत्पादन, आय तथा व्यय से संबंधित न समाप्त होने वाले प्रवाह से है। आधे से ज्यादा बच्चों को तो पहली बार जो है आय के चक्रीय प्रवाह की डेफिनेशन सुनी होगी, बहुत सारे बच्चों ने, ठीक है ना, नोट डाउन कर लो उसे। उसके बाद चक्रीय प्रवाह की तीन अवस्थाएं होती है। अगर कोई पूछेगा चक्रीय प्रवाह की कितनी अवस्थाएं होती है, तो क्लास 12 के तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि चक्रीय प्रवाह की तीन अवस्थाएं होती हैं। 3 phases ऑफ सर्कुलर फ्लो। पहला उत्पादन की अवस्था, उत्पादन की अवस्था। दूसरा आय के सृजन की अवस्था, जिसको हम कहते हैं वितरण की अवस्था भी कहते हैं। आय के सृजन की अवस्था, जिसको हम वितरण की अवस्था भी कहते हैं। और तीसरा व्यय की अवस्था बोलो या विन्यास की अवस्था, व्यय की अवस्था या विन्यास की अवस्था, ठीक है ना। अगर हम बात करें इंग्लिश में तो ये फेज ऑफ प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन फेज है, ये इनकम फेज है, इनकम जनरेशन फेज है, या इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज। वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन फेज बोल सकते हो, ये एक्सपेंडिचर बोलो, या डिस्पोजिशन यानी खर्चा ही होता है फेज। बात समझ में आ गया। तो व्यय यानी विन्यास की अवस्था। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, आय के चक्रीय प्रवाह होता क्या है। आय के चक्रीय प्रवाह से अभिप्राय उत्पादन, आय तथा व्यय से संबंधित न समाप्त होने वाले प्रवाह से है, नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, चक्रीय प्रवाह की तीन अवस्थाएं होती है, तीन फेजेस होते हैं सर्कुलर फ्लो के। पहला उत्पादन की अवस्था यानी प्रोडक्शन फेज। नंबर 2 आय सृजन की अवस्था, जिसको हम वितरण की अवस्था भी कहते हैं, यानी इनकम जनरेशन फेज या डिस्ट्रीब्यूशन फेज। उसके अलावा व्यय की अवस्था, जिसको हम विन्यास की अवस्था भी कहते हैं, एक्सपेंडिचर या फिर डिस्पोजिशन, एक्सपेंडिचर बोलो या डिस्पोजिशन फेज। यहां तक समझ में आ गया, नोट डाउन करते रहो, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद चक्रीय प्रवाह मॉडल, इसमें तीन तरह के मॉडल आपको पढ़ने हैं। चक्रीय प्रवाह मॉडल तीन तरह के होते हैं। दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह, तीन क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह, और चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह। तो 2, 3 और 4, ये तीन आपको पढ़ने पड़ते हैं। दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, तीन क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था और चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था। समझ में आ गया। यहां तक नोट डाउन करो फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, इसमें बोला अर्थव्यवस्था में क्षेत्र, क्षेत्र कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला होता है परिवार, जिसको हम गृहस्थ क्षेत्र भी बोलते हैं। क्या होता है, परिवार, जिसको हम गृहस्थ क्षेत्र भी बोलते हैं, यानी हाउस होल्ड। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, हाउस होल्ड बोलते हैं। उसके बाद उत्पादक क्षेत्र है, जो हमारा प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो फर्म्स होती है वो यहाँ पे आती है। उसका तीसरे में सरकार होता है, यानी गवर्नमेंट हो गया, ठीक है, जिसको सार्वजनिक क्षेत्र भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, सार्वजनिक क्षेत्र बोल सकते हो। और चौथा है शेष विश्व, यानी बाहरी क्षेत्र, यानी ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी जो बाहर का जो क्षेत्र आ गया, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आ गया, अब्रॉड आ गया, उसकी बात कर रहा। तो चार क्षेत्र होते हैं, परिवार, फर्म, सरकार और बाहरी क्षेत्र। ये हमारे क्या होते हैं, चार क्षेत्र अर्थव्यवस्था में होते हैं। अब हमें जो मॉडलों को जो पढ़ना होगा, जो हम
आगे वाले पार्ट्स में पढ़ेंगे, जो तीसरा चौथा पांचवा पार्ट्स होगा उसमें क्या होगा। देखो जब परिवार और उत्पादक इन दोनों की बात करते हैं तो ये कौन सा सेक्टर होता है, टू सेक्टर। तो दो सेक्टर जो होता है ना हमारा दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, उसमें परिवार और उत्पादक क्षेत्र आते हैं। कौन कौन से आते हैं, परिवार और उत्पादक क्षेत्र। दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में से परिवार आता है और फर्म आती है, यानी उत्पादक क्षेत्र मतलब फर्म है ये, ठीक है ना। क्या है हमारा ये, फर्म, यानी फर्म है, ठीक है ना। तो यहाँ पे उत्पादक क्षेत्र में क्या क्या है हमारा, ये फर्म आ गया, ठीक है ना। और इसको आप बोल सकते हो, देखो पहले सॉरी, दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में क्या बोल सकते हो, परिवार और फर्म। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। जब तीन क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था बोलोगे तो उसमें पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों आएंगे, यानी इसमें क्या कहेंगे आपके तीनों, ये तीन क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था होती है जिसमें तीन आते हैं, परिवार, फर्म और सरकार। ये तीन क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था। तो कोई आपसे पूछेगा दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में कौन कौन आता था, बोलोगे परिवार जिसको गृहस्थ भी बोलते हैं, और फर्म यानी उत्पादक क्षेत्र। ये दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आते हैं। तीन क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में कौन कौन आता है, परिवार, फर्म और सरकार। समझ में आ गया। और कोई बोलेगा चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, उसमें हम किस किस को पढ़ेंगे, तो हम बोलेंगे ये, ठीक है। चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में कौन कौन होंगे हमारे पास, उसमें होगा परिवार, फर्म, सरकार और शेष विश्व। समझ में आ गया। ये इसी ऑर्डर में लिखना है आपको, समझ में आ जाएगा ऐसे करके। अब देखो जो पहला वाला है बच्चे, ये वाला, तो दूसरा और ये तीसरा, ये दो जो है इसको बोलते हैं बंद अर्थव्यवस्था। क्या बोलते हैं, ये दूसरा हो गया, ठीक है, और ये तीसरा हो गया, ये दोनों के दोनों, ये होती है हमारी बंद अर्थव्यवस्था। ये लिखवाऊंगा जब मैं इन दोनों को पढ़ाऊंगा ढंग से, बंद अर्थव्यवस्था, ठीक है ना। और जो चौथा वाला होता है ये वाला, ये क्या होती है आपकी, खुली अर्थव्यवस्था। कौन सी होती है, खुली अर्थव्यवस्था, ठीक है ना। ऐसा क्यों होता है, देखो बंद अर्थव्यवस्था वो होती है जो कि आपके देश के अंदर अंदर तक की बातें करता है। जैसे हाउस होल्ड है, यानी जो हमारा परिवार है वो तो अपनी बाउंड्री के अंदर ही रहेगा देश के अंदर, तो ये देश के अंदर आ गया, इसलिए बंद है। उत्पादक क्षेत्र की अगर हम बात करें, फर्म, ये भी क्या होता है भाई, देश के अंदर ही आएगा ना, तो ये बंद के अंदर आते हैं। सरकार भी देश के अंदर, बंद के अंदर। बट जब शेष विश्व आएगा तो भाई वो देश से बाहर आ गया, तो उसको बोलते हैं ओपन इकोनॉमी, यानी ऐसी इकोनॉमी जो अपने देश तक सीमित नहीं है, बाहर भी इसका क्या है, निर्यात आयात जो है बाहर वाले कंट्रीज के साथ भी चल रहा है। तो हमेशा आते हैं ना दूसरा तीसरा, इसको बंद अर्थव्यवस्था क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका शेष विश्व के साथ कोई भी लेना देना नहीं होता। जो दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था और तीन क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था है, इसका शेष विश्व के साथ कोई भी लेना देना नहीं होता, इसलिए बंद अर्थव्यवस्था होती है। बट जो चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था होती है उसमें शेष विश्व आ जाता है, बाहरी क्षेत्र आ जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ओपन इकोनॉमी यानी खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। बात समझ में आ रही है ना, चलो ये भी नोट डाउन करना है, ठीक है ना। उसके बाद हमारा है चक्रीय प्रवाह मॉडलों का महत्व, यानी जो हम चक्रीय प्रवाह मॉडल पढ़ेंगे पार्ट नंबर 2, 3 और जो 3, 4 और 5, जो पार्ट नंबर 3, 4, 5 होंगे उसमें जो पढ़ेंगे, तो उनका महत्व क्या है, ठीक है। आय के चक्रीय प्रवाह के अध्ययन का महत्व है, क्यों पढ़ा जाता है, इसका महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, इंपोर्टेंस क्या है। तो हमने बोला देखो नंबर 1, इससे राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाना सरल हो जाता है। पहला पॉइंट में क्या है, जो राष्ट्रीय आय है, नेशनल इनकम का अनुमान लगाना क्या होता है, सरल हो जाता है। बहुत आसान से पॉइंट्स हैं, राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाना सरल हो जाता है। पॉइंट नंबर 2, इससे समावेश यानी भरण और वापसी यानी क्षरण, समावेश को भरण भी बोलते हैं, इंजेक्शन, और वापसी क्षरण को कहते हैं लीकेज। ये इंजेक्शन है, ये लीकेज, तो उसके बारे में ये बताता है। ये हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं, क्षरण भरण होता क्या है, ठीक है ना। तो ये समावेश यानी भरण और वापसी यानी क्षरण के बारे में बताता है। ये विभिन्न क्षेत्रों के बीच परस्पर निर्भरता को प्रकट करता है और चक्रीय प्रवाह अर्थव्यवस्था की संरचना का ज्ञान देता है कि अर्थव्यवस्था में क्या, जो राष्ट्रीय आय है वो कैसी चल रही है, वो क्या चल रहा है, बचत क्या चल रहा है, निवेश क्या चल रहा है, जिससे क्या निर्णय लेने में आसानी हो जाती है। तो इससे राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाना सरल हो जाता है, नंबर 1। नंबर 2, ये समावेश यानी भरण, वापसी यानी क्षरण के बारे में बताता है। विभिन्न क्षेत्रों के बीच में, जो क्षेत्र है इनके बीच में परस्पर निर्भरता को बताएगा, ठीक है, ये कैसे एक दूसरे से निर्भर हैं। और चौथा, चक्रीय प्रवाह अर्थव्यवस्था की संरचना का ज्ञान देती है, जिससे कि क्या है, निर्णय लेने में क्या होती है, आसानी हो जाती है। आप लिख सकते हो कि जिससे निर्णय लेने में क्या होती है, आसानी। तो इस पार्ट को यहीं पे खत्म करते, कोई छोटा सा पार्ट था, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया होगा। नोट डाउन कर लो, पार्ट नंबर 2 में क्षरण भरण ये सब पढ़ेंगे, और पार्ट नंबर 3, 4, 5 में तो आपको पता है ये सब पढ़ना है, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।